हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट पर। आज का क्लास है ईवीएस पेडागोजी से और इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण शिक्षण विधियाँ। कौन कौन सी पर्यावरण शिक्षण विधियाँ हैं उसका फुल डिटेल पूरा एक्सप्लेन करेंगे और यहाँ से किस तरह से प्रश्न आते हैं इस टॉपिक से ये भी देखेंगे हम लोग। इसमें जो जिक्र करेंगे हम लोग किंडरगार्टन विधि, फिर दूसरा मॉन्टेसरी विधि, कहानी विधि, क्रियात्मक विधि, सहयोगात्मक विधि या सहयोग विधि, अन्वेषण विधि और भ्रमण विधि, फिर ये प्रश्नोत्तर विधि है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि पर्यावरण शिक्षा की कक्षा कैसी होनी चाहिए, पर्यावरण शिक्षण कैसे होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षण गतिविधि आधारित होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न आता है कि पर्यावरण की कक्षा किस तरह का होना चाहिए। तो पर्यावरण की कक्षा गतिविधि आधारित होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ये गतिविधि आधारित होने से विद्यार्थियों में क्या होता है, सबसे पहले गतिविधि आधारित जब हमारा क्लास होगा पर्यावरण का तो ये करके सीखेगा बच्चा। यानी जो क्रियाशीलता का सिद्धांत है उसके तहत बच्चे क्या करते हैं, करके सीखते हैं। उसी तरह इसमें करके सीखता है और अपने से करता भी है कुछ गतिविधि आधारित पर। इसमें आलोचनात्मक चिंतन होता है, आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। आलोचनात्मक चिंतन क्या हो गया कि जब किसी चीज़ को पर्यावरण में देखता है और जब किसी चीज़ के बारे में गलत देखता है या गलत बताया जाता है तब इसके अंदर जो है आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। अगला है समस्या समाधान की क्षमता का विकास। ये गतिविधि आधारित होने से क्या होता है, बच्चों में समस्या समाधान करने की क्षमता विकसित हो जाती है। और इसमें हस्तपरक अनुभव का भी अनुभव होता है। हस्तपरक अनुभव बताए थे पिछली वीडियो में भी कि हस्तपरक वो होता है जो अपने हाथ से करे, यानी अपने से वो देखते हुए सीखे, अपने से करे, इसको कहते हैं हम लोग हस्तपरक अनुभव। जब बच्चा अपने से पर्यावरण में हो रही घटनाओं के बारे में देखेगा तो अपने आप स्वयं ही ये चीज़ सीख जाएगा। और इसके तहत क्या होगा कि सृजनात्मकता का विकास होगा। सृजनात्मकता क्या हुआ, कुछ नया करने के लिए, क्रिएटिविटी जिसको कहते हैं हम लोग, कुछ नए चीज़ों का रचना करना, नए चीज़ों का सृजन करना, तो सृजनात्मक चीज़ों का विकास हो जाता है। और जब गतिविधि आधारित होगा तो बच्चे विविध तरह के चीज़ भी सीखेंगे, विविध प्रकार के चीज़ भी सीखेंगे। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन रहता है कि पर्यावरण की कक्षा गतिविधि आधारित होने पर निम्नलिखित में से बच्चे या शिक्षार्थी सीखते हैं। करके सीखेगा, आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान की क्षमता, हस्तपरक अनुभव, सृजनात्मकता का विकास, विविध प्रकार के चीज़ों के बारे में वो सीखेगा। अब हम लोग एक एक सिद्धांत को देखेंगे। किंडरगार्टन विधि, तो आइए पहला सिद्धांत हम लोग देखते हैं। पहला विधि पर्यावरण शिक्षण विधि की किंडरगार्टन विधि। ये किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता हैं फ्रोवेल। और फ्रोवेल ने 2 से 7 वर्ष के बालकों के लिए सीखने का एक तरीका ईजाद किया था और उस स्कूल का यानी उस विधि का, उस तरीका का नाम था किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों का बगीचा या बालोद्यान कह सकते हैं इसको, बालोद्यान। और इस विधि से सिखाने के लिए फ्रोवेल ने क्या किया कि जो कक्षा था वो आनंद का माहौल कर दिया। आनंद रहेगा, मनोरंजन के साथ सीखेगा। और इसमें सिखाने के लिए फ्रोवेल ने क्या किया कि किसी भी पुस्तक का इसमें प्रावधान नहीं किया, पुस्तक का प्रावधान नहीं था। यानी उसने बिना किताब का खेल विधि से उसको पढ़ाया जाना था। और इसमें तरह तरह के चीज़ों का प्रयोग किया गया सिखाने के लिए, जैसे कि कुछ वस्तुएं, पदार्थ का ज्ञान हो, उसके लिए वस्तु का उपयोग किया गया, जैसे कांच की गोली हो, डंडे हो, रंगीन डंडे हो, रंगीन गोलियां हो। इससे उसको कई तरह की चीज़ें सिखाई जाती थी।
कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कलर किस तरह का है, फिर जो है गणित का जोड़ घटाव गुना, फिर जो ज्योमेट्री का आकार भी डंडे या फिर गोली से। इसके अलावा इसने उपहारों द्वारा बच्चों को सिखाने का जोर दिया। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को उपहारों द्वारा सिखाने पर जोर दिया। तो इसने जो उपहार का प्रयोग किया वो 20 प्रकार का था। इसी उपहार को हम लोग शिक्षण सहायक सामग्री भी कहते हैं, शिक्षण सामग्री भी कहते हैं, यानी सिखाने का जो सामान है उसको उसने उपहार कहा। और 20 प्रकार के उपहार, यानी कुछ त्रिभुजाकार बना हुआ, कुछ गोलाकार बना हुआ, कुछ वृत्ताकार बना हुआ, कुछ लंबा, कुछ छोटा, अलग अलग कलर का, अलग अलग डिजाइन का। तो इससे क्या हुआ कि बच्चों को सिखाना इजी हो गया और बच्चे आनंद पूर्वक भी सीखते हैं, बच्चे आनंद पूर्वक भी सीखते हैं। इसके अलावा फ्रोवेल ने जोर दिया गत्यात्मक खेल पर। गत्यात्मक यानी गति वाला खेल, जैसे कि झूला हो जाए या फिर जिस खेल में गति हो, कबड्डी हो, क्रिकेट हो, ये सब गत्यात्मक। और बच्चों को सिखाने के लिए जो 2 से 7 वर्ष के बच्चे को हम लोग देख रहे हैं कि फ्रोवेल 2 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए सिखाने के लिए इसमें नृत्य के माहौल के द्वारा, अब कोई भी चीज़ पढ़ाना, उसको नृत्य हो गया, कहानी हो गया, कविता हो गया, इसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता था। नृत्य, जैसे कोई कविता है तो झूमते हुए गाते हुए बच्चों को सिखाया जाता था। और जानते हैं कि बच्चों के सामने जब लयबद्ध करते हुए नृत्य या संगीत के माध्यम से सीखते हैं, हम लोग सिखाते हैं, तो बच्चे क्या होता है बड़ा आसानी से सीख लेते हैं और इस विधि से उसका ज्ञान भी अस्थायी हो जाता है। तो पहला ही क्वेश्चन रहेगा कि किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन है? फ्रोवेल हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बच्चों का बगीचा या बालोद्यान। ये फ्रोवेल जो थे, फ्रोवेल ने एक कथन कहा है कि विद्यालय एक बाग के समान है, बाग मतलब बगीचा, शिक्षक उसमें माली के समान होता है और बच्चे एक पौधे के समान होता है। यदि किसी भी बगीचे में माली ना हो तो वो जिधर मन तिधर बड़ा छोटा हो जाएगा और एक तरह से उजड़ा हो जाएगा। उसी तरह विद्यालय एक बगीचा है और शिक्षक उसमें माली का काम कर रहा है और पौधे उसमें बच्चे हैं, और तीनों का संबंध इस तरह से होना चाहिए ताकि बच्चे आनंद पूर्वक मनोरंजन से सीख पाए। तो फ्रोवेल, किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता फ्रोवेल, ये जर्मनी के थे। तो आइए दूसरा विधि हम लोग देखते हैं, मॉन्टेसरी विधि। ये मॉन्टेसरी विधि के जन्मदाता हैं मौरिया मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी विधि के जन्मदाता कौन हैं? जन्मदाता इसके मौरिया मॉन्टेसरी हैं। मौरिया मॉन्टेसरी, ये सीधे सीधे कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ये आपका मॉन्टेसरी विधि के जन्मदाता कौन है? मौरिया मॉन्टेसरी। ये जो है इसने क्या किया, इसने भी बच्चों को सिखाने के लिए एक विधि का इजाद किया जिस विधि का नाम था मॉन्टेसरी। और इसने जो सिखाने का कोशिश किया, सिखाने का जो तरीका कोशिश किया, ये बच्चों का घर यानी चिल्ड्रेन हाउस नामक स्कूल का स्थापना किया। चिल्ड्रेन हाउस नामक घर का, बच्चों का घर यानी चिल्ड्रेन हाउस नामक स्कूल का स्थापना किया। वहाँ पर भी ये छोटे बच्चों को सिखाने के लिए जिस तरह फ्रोवेल किए थे, याद रखिएगा कि ये बाल केंद्रित शिक्षा का तरीका है, किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी विधि। ये चिल्ड्रेन हाउस में क्या करते थे, बच्चों को कई तरह से, हालांकि ये भारत भी आई थी ये 1931 में, और इसने शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कोर्स की व्यवस्था की थी। प्रशिक्षण कोर्स की व्यवस्था 1931 में भारत में की थी। फिर इसके बाद जो है दोबारा ये 1939 से लेकर 48 तक भारत में रही। 1939 से लेकर 48 तक भारत में जो रही, फिर इसने जो है, हालांकि ये आए थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के आमंत्रण पर, और यहाँ पर कई बड़े बड़े शहरों में जो है मॉन्टेसरी नामक स्कूल की स्थापना की। इसने बच्चों को मुख्य रूप से 3 प्रकार का अभ्यास कराने पर जोर दिया। दैनिक अभ्यास यानी दैनिक
प्रशिक्षण का अभ्यास, और दूसरा इंद्रियों का प्रशिक्षण। इंद्रियों का प्रशिक्षण देखिएगा किस तरह से ये बच्चों को पढ़ा रही हैं। और तीसरा पठन पाठन से संबंधित प्रशिक्षण। पठन पाठन क्वेश्चन बड़ा अंदर से इसका पूछा जाता है, पठन पाठन से संबंधित प्रशिक्षण। तो दैनिक प्रशिक्षण के अभ्यास के तहत मोंटेसरी क्या करते थे, छोटे बच्चों को अपने जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कार्यों को सेल्फ करते थे, आत्मनिर्भर करते थे। जैसे कि अपनी चीज़ों का रक्षा करना, बाल संवारना, कंघी करना, नहाना धोना, ब्रश करना, जूता पॉलिश करना, कपड़े पहनना, कपड़े को प्रॉपर जगह पर रखना, इन सभी जो दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ था, दैनिक जीवन का अभ्यास, प्रशिक्षण लिख दिए थे, दैनिक जीवन का अभ्यास। दूसरा था इंद्रियों का प्रशिक्षण। इसने बच्चों की इंद्रियां प्रखर हो, इसके लिए उसने इंद्रियों का प्रशिक्षण किया। इंद्रियों के रूप में हम लोग जानते हैं कि इंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 इंद्रियां होता है। और इस पांचों को प्रशिक्षित करने के लिए तरह तरह के चीज़ों को दिखाया जाता था, अलग अलग कलर के। तो जैसे आँख का प्रशिक्षण हो गया, यानी देख रहा है कोई चीज़ हरा है, लाल है, पीला है, ब्लू है, या फिर जाके वो देख रहा है कि बड़ा है कि छोटा है, उसका आकार कैसा है, तो इसके द्वारा वो आँखों का प्रशिक्षण कर लिया। बच्चों को कान का प्रशिक्षण करने के लिए वो तरह तरह के ध्वनियों को सुनाया जाता था, अलग अलग दोस्तों का ध्वनि सुनाया जाता था, फिर उसको कहीं पर दीवार के पीछे भेजकर वहाँ से आवाज़ करवाया जाता था, तो फिर वो पहचान पाता था। फिर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स या वाद्य यंत्र का आवाज़, ढोल हो, हारमोनिया हो, तबला हो या फिर गिटार हो, इन सभी के ध्वनियों का, यहाँ तक कि ये थाली बजाते थे, टीन बजाते थे, कि अलग अलग वस्तु का आवाज़ कैसा होता है और बच्चे सुने और उसको ज्ञान हो। नाक का प्रशिक्षण करने के लिए इन्होंने तरह तरह के चीज़ों को स्मेल कराया गया, अलग अलग फूल हो, अलग अलग व्यंजन हो, अलग अलग जाके खाने का कोई चीज़ टेस्टी हो, ये नाकों का प्रशिक्षण हो गया। गंध यानी स्मेल। जीभ का अलग अलग चीज़ों का यहाँ स्वाद कराया गया, जिससे उसको पता चले कि किसी चीज़ का स्वाद मीठा है, किस चीज़ का नमकीन है, किसका कड़वा है, किस चीज़ का जाके झाल है। तो इस तरह से उसको जीभ का प्रशिक्षण कराया गया। त्वचा का प्रशिक्षण करने के लिए इसने क्या किया कि अलग अलग पदार्थों का जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, उसका प्रशिक्षण करने के लिए स्पर्श कराया जाता था कि कोई भी वस्तु ठोस है या रुखड़ा है, द्रव है, गर्म है, ठंडा है, चिकना है, कोमल है। तो इस तरह से ये ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण कराया गया। अब तीसरा प्रशिक्षण था उसका पठन पाठन से संबंधित प्रशिक्षण। पठन पाठन के तहत जो है उसने पठन पाठन के तहत इसने क्या किया, पढ़ाने के लिए कुछ प्रशिक्षण किया कि वो अक्षरों को पहचान सके, अक्षरों को पहचान कर ध्वनि निकाल पाए। फिर इसके तहत जो है लेखन का, यानी लिखने से संबंधित, कि कोई भी अक्षर को कैसे लिखे, अपना लेखनी पर कंट्रोल करे कि वो आसानी से लिख पाए, हैंडराइटिंग अच्छा हो। इसके अलावे गणित हो, ज्योमेट्री हो, जोड़ घटाव संबंधित, ये सब उसको सिखाया जाता था। इसका एक फार्मूला था शवलप, याद रखिएगा। मोंटेसरी ही एक बात करती है, 100 से सुनना, ब से बोलना, ल से लिखना और चौथा पढ़ना। ये बात करती है क्या, पहले बच्चे लिखे। सब कोई कह रहे हैं क्या, शुभोपली, शुभोपली। जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं सब शुभोपली पर चलते हैं, यानी पहले बच्चा सुने तब बोले तब पढ़े तब लिखे। लेकिन मोंटेसरी पहले चाहती है क्या, पहले सुने, बोले, लिखे तब पढ़े। बच्चे को लिखने पर इसलिए जोर दिया जाता है इसके द्वारा, ताकि बच्चे अपने लेखनी पर लिखने का, पेन हो, पेंसिल हो, कलम हो, उस पर वो कंट्रोल कर सके, नियंत्रण कर सके। तो ये याद रखिएगा, क्रम, सब, लप, ये मोंटेसरी का, शुभोपली अन्य मनोवैज्ञानिकों का। इसके तहत इसने भी शिक्षण सामग्रियों की सहायता से इसने भी पढ़ाने पर जोर दिया। जैसे कांच की गोली हो या फिर लकड़ी का गुटका वगैरह हो, अलग अलग शेप में, कोई त्रिभुज है, कोई चतुर्भुज है, कोई घन है, कोई घनाभ है,
या फिर कोई प्लेन है, तो इस तरह अलग अलग फिर कलर सिखाने के लिए अलग अलग कलर में छोटा बड़ा कांच का गोली, छोटा बड़ा डंडे का गोली, तो ये भी शिक्षण सामग्रियों पर पढ़ाने पर जोर दी। इसके अलावा इसने जो था मैप, यानी मैप क्या कह सकते हैं कि जो पिक्चर होता है बुक में, जैसे एप्पल है, ए फॉर एप्पल और एप्पल बना हुआ है, तो उस तरह की किताबों का इसने ईजाद किया और फिर जाके बच्चे इस तरह से सीख पाए। अगला है कहानी विधि। कहानी विधि में क्या होता है कि बच्चों को किसी भी चीज़ के बारे में, कोई चीज़ है उसके बारे में कहानी के माध्यम से बताया जाता है, ताकि बच्चे जो हैं एकाग्र होकर सुन पाए, ध्यान को केंद्रित करके सुन पाए और उस चीज़ को इंटरेस्ट पूर्वक, रुचि पूर्वक, आनंद पूर्वक जो है किसी भी विषय वस्तु को सीख सके। तो जैसे पर्यावरण की कोई चीज़ें बताना है उसको, तो उससे संबंधित जुड़ी हुई कहानियों के रूप में बताते हैं, तो बच्चे ज़्यादा सक्रिय होते हैं, ज़्यादा एकाग्र हो जाते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से अस्थायी रूप से वो याद रख पाते हैं। क्रियात्मक विधि, ये क्रियात्मक सिद्धांत आपको बताए भी थे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। VVS का 2 वीडियो है जो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, वहाँ से क्रियात्मक विधि देख लीजिएगा। इसका मतलब होता है करके सीखना। बच्चा जब स्वयं करके सीखेगा तो क्या होगा, इसके अंदर स्वाध्याय की भावना आएगी, इसका ज्ञान चिरस्थायी हो जाएगा, ज्ञान अस्थायी रूप से होगा। और करके, जिसको हम लोग लर्निंग बाय डूइंग भी कहते हैं। सहयोगात्मक या सहयोग विधि, इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि ये समूह विधि है। सहयोग के रूप में पर्यावरण शिक्षण के अध्ययन, यानी पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो है बच्चे को सहयोग के रूप में काम किया जाता है। जैसे कि मान लिया जाए कि सहयोगात्मक रूप से इसमें जो काम दिया जाता है, जैसे प्रदूषण की समस्या है, या फिर जल प्रदूषण कैसे हो रहा है, जंगल कैसे नष्ट हो रहा है, या फिर प्राकृतिक कोई संसाधन है, उस पर एक सहयोग की भावना से ग्रुप डिस्कशन के रूप में इसमें पढ़ाया जाता है। बच्चे भी इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रखते हैं। अन्वेषण विधि, देखिए ये अन्वेषण विधि का खोज जो था ये प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था, जिसको खोज विधि भी कहते हैं। ये अन्वेषण विधि के जन्मदाता प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इस विधि के द्वारा बच्चों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का जन्म होता है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति यानी वैज्ञानिक रूप से सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। और अन्वेषण विधि में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है, एक मार्गदर्शक के रूप में। सिर्फ शिक्षक मार्गदर्शक के तरह जो है ना देखता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जहाँ कहीं मिस्टेक हो रहा है, गलती हो रहा है, तो उस गलती पर थोड़ा सा इंडिकेट करते हैं, सलाह देते हैं। तो अन्वेषण विधि, जिसको हम लोग खोज विधि भी कहते हैं, इसके जन्मदाता हैं प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। भ्रमण विधि, ये पर्यावरण शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण विधि है, भ्रमण विधि। और भ्रमण विधि क्या है, अगला पर्यावरण शिक्षण विधि देख लेते हैं। भ्रमण विधि ये पर्यावरण शिक्षण विधि का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण विधि है। यदि आपको प्रश्न पूछ दे पर्यावरण शिक्षण की कौन सी सबसे यानी सर्वोत्तम विधि है और ये टोटल में से रहे और भ्रमण विधि रहे, तो एकदम भ्रमण विधि मारिएगा। भ्रमण विधि में क्या होता है कि बच्चे भ्रमण करते हुए ज्ञान को अर्जित करता है। और किसी चीज़ का जब भ्रमण पर जाता है, टूर पर जाता है, तो वहाँ पर वो प्रत्यक्ष चीज़ों को देखता है। और जो प्रत्यक्ष चीज़ें देखता है तो वो कोई चीज़ कैसे काम कर रहा है पर्यावरण में, कोई वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है तो वो किस प्रकार का है, तो प्रत्यक्ष चीज़ें। और इससे क्या होता है, इसका ज्ञान चिरस्थायी होता है, यानी लंबे समय तक इसका ज्ञान जो है इसके मस्तिष्क में रहता है। इसके अलावा क्या होता है कि वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ता है। कैसे, मान लिया जाए कि कोई बालक, हम लोग या किसी क्लास के बच्चे को टूर पर ले गए हैं, भ्रमण पर ले गए हैं, और वहाँ गया, देख रहा है क्या एक तालाब है, एक तालाब में जो है मूर्ति विसर्जन है, कुछ कूड़े करकट हैं, फिर जो है कूड़े करकट हैं, फिर प्रदूषित कोई मैला कुचैला पदार्थ है, और उसमें जो है ना मछलियाँ कुछ मरी हुई है, तो वो प्रत्यक्ष देखेगा कि भाई ये मछली क्यों मरा हुआ है,
मछली क्यों मरी हुई है, तब उसको लगेगा कि ये जो प्रदूषण हुआ है, इस प्रदूषण के वजह से, प्रदूषण में क्या है, कुछ केमिकल हैं जो पूरे गांव का नाली उसमें गिर रहा है या केमिकल गिर रहा है जिसके वजह से मर रहा है। तो ये कई चीज़ें हैं जो वास्तविक जीवन से उसको जोड़ती है और सिखाती है। अब उसके मस्तिष्क में ये रहेगा कि हम कोई भी अपशिष्ट पदार्थ या कूड़ा करकट जो है जल में नहीं डालें, पोखर में नहीं डालें, तो क्या होगा कि पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा, जल प्रदूषण नहीं होगा। तो इस तरह ये क्या करता है, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से भ्रमण विधि जोड़ती है। अब देखिए, भ्रमण पर जाते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। भ्रमण पर जाते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे क्या है कि आप यदि कहीं टूर पर जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि अपना वज़न ज़्यादा नहीं ले जाना चाहिए। अब ये नहीं कि टूर पर जा रहे हैं वहाँ किताब कॉपी कलम सब ले गए, तो किताब कॉपी पूरा बस्ता पूरा बैग नहीं ले जाना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि अपने साथ कुछ कॉपी और पेन पेंसिल ये ले जाना चाहिए, ताकि जब हम कोई नई चीज़ देखें तो उसको नोट कर सकें, उसका ड्राइंग वगैरह कर सकें। तो यानी कॉपी हो और पेन हो, पेंसिल हो, इन सभी चीज़ों को ले जाना चाहिए। जब आप किसी चिड़ियाघर का सैर कर रहे होते हैं तो वहाँ के जानवरों को भोजन नहीं देना चाहिए। क्या होगा, भोजन देंगे तो क्या होगा कि खूंखार है, खतरनाक जानवर है, आप भोजन दिए, आपके ऊपर झपट्टा मार दिया, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपको हार्म पहुंचा सकता है। तो कुछ बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी पर्यावरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि भ्रमण विधि है, जिसमें बच्चे प्रत्यक्ष रूप से देखकर पर्यावरण की चीज़ों के बारे में जानता है, ज्ञान प्राप्त करता है। इसके अलावा है एक प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि में क्या है कि इसमें प्रश्न और उत्तर होता है, यानी शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में प्रश्नोत्तर होता है। प्रश्न शिक्षक भी करते हैं, छात्र भी करते हैं। छात्र को जब प्रश्न किया जाता है शिक्षक के द्वारा तो छात्र जवाब देते हैं। किसी चीज़ का कन्फ्यूजन होता है, दुविधा होता है, तो फिर छात्र शिक्षकों को प्रश्न पूछते हैं। तो इस विधि को कहते हैं हम लोग प्रश्नोत्तर विधि। अब ये इतने थे पर्यावरण शिक्षण विधियाँ, और 2-3 वीडियो बनाए थे ईवीएस पेडागोजी का, जिसमें हम क्वेश्चन नहीं डाल पाए थे। तो इसमें लगभग 50 से 60-70 के बीच में क्वेश्चन वाला, एक ईवीएस का क्वेश्चन वाला जो है वीडियो हम बनाएंगे। तो इसको पूरे तीनों वीडियो को आप डिटेल से देखिएगा और उसमें प्रश्न सीधे सीधे रहते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, फिर कमेंट भी करें। चलिए, जय हिंद।